हाय गाइस, आज की क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 11th हिंदी के भारतीय कलाएं चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की हैं? तो इसका आंसर है यह गुफाएं 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौर में बनाई गई थी। इन गुफाओं पर बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी किया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारी, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं में प्राचीन चित्रकलाओं के प्रमाण मिलते हैं। गुफाओं में शैल चित्रों के जरिए मनुष्य की उस समय की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। गाइस, इस चैप्टर में काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी छोटे से आंसर हैं 11th क्लास के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में संगीत कला का जन्म कब हुआ? तो विद्वानों के अनुसार भारत में संगीत कला का जन्म लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ था। यद्यपि हमें प्राचीनतम संगीत के बारे में व्याख्यान वैदिक काल से ही मिलता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम और टिप्पणी नृत्य के बारे में बताइए। तो केरल में कुरुवांची नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में ही किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राचीन भारत में संगीत कितने प्रकार के होते थे? तो प्राचीन भारत में संगीत कितने प्रकार के होते थे? आंसर है हमारा 2 प्रकार के होते थे, एक मार्गी तथा दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोह में से जुड़ा होता है और नियम और अनुशासन के साथ बंधा रहता है। ऐसा नहीं है कोई भी बंदा उसे किसी भी तरीके से गा ले, नियम और अनुशासन के साथ ही उसे गाया जाता है। देसी लोक से जुड़ा था, लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। 6th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला का जुड़ाव प्रकृति से है, स्पष्ट करें। तो भारतीय कला का जुड़ाव प्रकृति से है, इसमें कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे वीणा, जल तरंग, रबाब, दोतर या बांसुरी सुनकर हम इसे समझ सकते हैं। इस सब में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हमारे आसपास के रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली ही हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता को प्रदर्शित करती है। गाइस, अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर फटाफट से इसके नोट्स ले लीजिए और फटाफट से रेडी कर लीजिए। ये चैप्टर एग्जाम आने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पाठ के आधार पर लघु चित्र पर टिप्पणी लिखिए। तो लघु चित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किए जाते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की बरली इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक होती हैं। और दूसरा है अस्थाई कला, जिसमें कोहबर, ऐपड़, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहारों, उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नृत्य कला के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। तो भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव है। ठीक है, भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदाय की अपनी नृत्य कला रही है, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब की नृत्य कलाओं का संबंध है। कश्मीर में दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक ओर शस्त्रों और युद्धों का नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोग नृत्य में एक गोलाई के नर्तक हाथों से हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, राजस्थानी महिलाएं घूमर, गुजरात में गरबा नृत्य, तो महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य सब अद्भुत आकर्षण हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय कलाओं के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो भारत में विविधता इसकी पहचान है। हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। यह कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से जुड़ी होती हैं। मनुष्य के जीवन में जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोग या समूह से ही था। बाद में इसका संबंध व्यवसाय से जुड़ने के कारण व्यक्ति केंद्रित होते गए।
ठीक है, कारण व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्यिक, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में जाने के कारण शास्त्रीय नियमों में बंध गई ये चीज़ें। शास्त्र ने कलाओं को शास्त्रीय कलाओं का स्वरूप दिया, फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज भी कलाओं की जड़ लोक में ही है, चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी के क्लास 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर फटाफट से चैनल पर सारे क्वेश्चन की वीडियो देख लीजिए। अगर वीडियो देखने का मूड बिल्कुल भी नहीं है तो आर स्टडी अड्डा नाम की मेरी आईडी है, वहाँ पर जाकर इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं इस समय की कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। इस काल में भारत में संगीत, चित्र, साहित्य और नृत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। इस काल की चित्रकला विकास और समृद्धि के प्रमाण हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं जो शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, उनमें रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी प्रदर्शित होते हैं। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीनतम परंपरा रही है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों की मानी जाती हैं जिनकी दीवारों पर चित्रण किया गया है। वे इतनी मनमोहक और आकर्षक हैं कि आज तक कलाकार पर उनका गहरा प्रभाव रहता है। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इस समय की मानी जाती हैं। एलिफेंटा की गुफाएं और दक्षिण भारत की महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं, जो कि इस टाइम के माने जाते हैं। इसीलिए इसे गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिलते हैं क्लास 12 के